नमस्कार, मैं मीत सेठी और आप देख रहे हैं मीत सेठी 786 चैनल। दोस्तों, मुझे पता है कि आप सब लोग मेरी जर्नी के बारे में भी जानना चाहते हैं। मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी पर बहुत सी वीडियो बनाई हैं, लेकिन अपने बारे में भी शेयर करना यहाँ बहुत ज़रूरी होता है, ये मुझे अब फ़ील हो रहा है। तो आज बात करते हैं मेरे बारे में। अगर मैं सच कहूँ तो मुझे लगता है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, लेकिन मुझे अपनी ट्विन नहीं मिली है, ये भी उतना ही सच है। तो मैं इस जर्नी में हूँ, ये मुझे कैसे पता चला? बचपन के वो दिन मुझे अब भी याद हैं, जब मैंने ये चीज़ें महसूस करनी शुरू की कि मुझे किसी का वेट है, मुझे किसी का इंतज़ार है। मैं अपने घर के बाहर बैठकर दूर से आती रोड को देखती रहती, जैसे वहाँ से कोई आने वाला है। और मैंने इस चीज़ के लिए बहुत बार अपने घर से डांट खाई। मुझे ये कहकर डांटा गया कि तुम वहाँ क्या देखती रहती हो, तुम बाहर क्यों बैठती हो, अंदर चलो। क्योंकि पहले थोड़ी फैमिली स्टिक होती थी, आजकल का जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग अभी तो खुद पेरेंट्स अपने बच्चों से पूछते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। पर हमसे कभी किसी ने नहीं पूछा कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। और ये बात है जब मैं 8th या 9th स्टैंडर्ड में आई थी, और वहीं से जब मेरे दिल ने ये चीज़ को महसूस किया कि कोई खालीपन है अंदर मेरे, कोई उदासी है, मुझे किसी का वेट है, मुझे किसी अपने से मिलना है, पर वो कौन है मुझे नहीं पता। तो मैंने लिखना शुरू किया। मुझे नहीं पता था मैं क्यों लिख रही हूँ, पर मैं लिखती थी। और मैंने जब लिखना शुरू किया तो मुझे पता नहीं कि मेरे अंदर से वो चीज़ें कहाँ से आईं कि मैंने बहुत लिखा, और इतना लिखा कि लिख कर मैंने डायरियाँ भर दी। 3 से 4 मेरी डायरियाँ मैंने 1-2 साल में लिखी। 11th तक आते-आते मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन लिखती थी सबसे छुप कर लिखती थी। और जब मैं खुद ही अपनी चीज़ों को पढ़ती थी तो मुझे यकीन नहीं होता था कि ये मैंने लिखा है। क्योंकि 15-16 साल की एज में, 17 साल की एज में अगर कोई इतना डीप लिखता है तो लोग उसके पीछे से रीज़न पूछने लगते हैं, और मेरे साथ भी यही हो रहा था। मुझे सब लोग ये लिखने का रीज़न पूछते थे, पर मुझे रीज़न खुद नहीं पता था, क्योंकि ये चीज़ें इतने अंदर से, इतनी गहराई से आ रही थी कि उन्हें बयान करना मुश्किल है। और तब क्या हुआ, 11th स्टैंडर्ड तक आते-आते इन सब चीज़ों के लिए मुझे घर से मना कर दिया गया कि अब आप ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शायद मैं किसी गलत रास्ते पर तो नहीं हूँ, या किसी रिलेशन में तो नहीं हूँ, या कुछ भी। सो व्हाट, उनके दिल की बात थी, मैं नहीं जानती। और जब एक दिन मैं सो रही थी तो मैंने उठकर देखा कि मेरी डायरियों को जला दिया गया था, और उन डायरियों के जलने के बाद जो उनकी राख थी, वो आज तक मैं अपने दिल में फ़ील करती हूँ। मैंने लिखना छोड़ दिया, उसके बाद मैंने कभी नहीं लिखा। और तब मैंने ये चीज़ को जाना कि हम अपने दिल की जो बातें हैं वो किसी से नहीं कह सकते, किसी को नहीं बता सकते, लिखकर भी नहीं। तो अपने इमोशंस को अपने अंदर रखना है, और वहीं से शुरू हुआ मेरा एक दर्द भरा सफ़र। ऐसा सफ़र जहाँ पर मैं बाहर से हँस रही थी, पर मैं अंदर से बहुत
सैड हो गई थी और इतनी सैड कि कभी-कभी 1 मंथ, 2 मंथ के बाद मैं बहुत रोती थी, खुलकर रोती थी, इतना रोती थी कि फिर रोकर फिर 1-2 महीने तक मेरा टाइम जो था अच्छा निकल जाता था। लेकिन मैं क्यों रोती थी मुझे नहीं पता, और मैं जब रोती थी तो सबसे छुप कर रोती थी। कभी मैं बाथरूम में जाकर, तो कभी फेस पर चद्दर लेकर रात को, तो कभी जब भी खुद को अकेला पाती तो रो लेती। इसी तरह वो सफ़र चलता रहा और मुझे कभी ये चीज़ समझ नहीं आ सकी कि मैं ऐसा क्यों कर रही थी। लाइफ में बहुत से उतार-चढ़ाव आने के बाद जब मेरा अवेकनिंग का टाइम शुरू हुआ, मुझे इन चीज़ों के बारे में नॉलेज आनी शुरू हुई, तब भी मैं ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में कुछ नहीं जानती थी। पर मेरे अंदर का खालीपन कभी भर नहीं पाया। ऐसे ही एक दिन मैं अपने घर में बैठी थी, तो हमारे घर के पास ही मंदिर, गुरुद्वारा दोनों चीज़ें मेरे घर के पास थीं। तो वहाँ पर कोई प्रोग्राम चल रहा था और जो वहाँ गुरुद्वारे में कोई कथा सुना रहे थे, वो बता रहे थे कि अपने दिल में कभी भी कुछ तृष्णा नहीं रखनी चाहिए। किसी चीज़ को दबा कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि आप किसी भी चीज़ को दबाएँगे तो वो एक दिन ज्वालामुखी बन जाएगी। और आप ये समझ रहे होंगे कि आपने उस चीज़ को शांत कर लिया है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत गहरे जाकर ज्वालामुखी बन जाएगी और जिस दिन वो फटेगी तो बहुत विनाशकारी साबित होगी। और जब मैंने उनकी ये बातें सुनी तो इन बातों ने मेरे दिल पर बहुत गहरा प्रभाव डाला और मुझे लगा कि मैं भी तो अपने साथ यही कर रही हूँ कि सब कुछ मैंने अपने अंदर दबाया हुआ है और वो अब ज्वालामुखी की तरह बाहर आ रहा है और सच में वो मेरे लिए शायद विनाशकारी बन सकता है। तो मुझे अब इस सिचुएशन से सामना करना है इसका। तो मैंने अपने साथ एक प्रॉमिस किया कि मैं अब अपने लिए उस चीज़ की तलाश करूँगी जिसका मुझे भी नहीं पता है, पर मुझे अब वो तलाशना है जो मुझे शांति दे और जो मुझे ये फ़ील करवा सके कि मैं जिसे बचपन से इंतज़ार कर रही हूँ जिसका, वो यही है जो मुझे उस तृष्णा से बाहर ला सकता है। तो मैंने बुक्स पढ़ना शुरू की, बहुत बुक्स पढ़ती रही, एस्ट्रोलॉजी सीखी, बहुत से प्रोसेस उसके बाद मेरी लाइफ में जैसे आते रहे, मुझे जो भी नज़र आता था मैं उसको पकड़ लेती थी नॉलेज लेने के लिए और धीरे-धीरे मेरी लाइफ बढ़ रही थी। और तब टाइम आया 2012 का, जहाँ पर मैं जॉब करती थी वहाँ, और जो मुझे रूम मिला था जहाँ पर मैं जाकर बैठी, वहाँ बिल्कुल मेरी सीट के सामने दीवार पर एक पिक्चर लगी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो किन किन की पिक्चर है, बट वो इतनी अट्रैक्टिव थी कि जब मैंने उसको देखा तो मैं, जो वहाँ पर 2 आँखें थी उनमें डूब गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि वो जो 2 आँखें हैं, मुझे उनके अंदर जाना है। वो मुझे अपनी ओर खींचती थी और इतना खींचती थी कि मैं अपना काम करते-करते पता नहीं कितनी बार उन आँखों की तरफ देखती और वहाँ अटक जाती। फिर मैं जब भी फ्री होती, आधा-आधा घंटा, 1-1 घंटा मैं उन आँखों को देखती रहती
बिना कुछ सोचे बस मैं वहाँ उन आँखों में खोई रहती। और फिर जब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे इस पिक्चर के बारे में जानना है, ये क्या है, तो मैंने उसके लिए सर्च करनी शुरू की। मैंने अपने आसपास जो कुलीग थे उनसे पूछा कि ये किन की पिक्चर है, तो मुझे पता चला कि वो माँ बगलामुखी की पिक्चर है। मैंने सच बताऊँ तो वो नाम पहली बार सुना था। मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानती थी, पर मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो मेरी अपनी हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस पिक्चर के साथ बैठकर खुद को ऐसा फ़ील करती जैसे मैं अपने घर में हूँ, किसी अपने के साथ हूँ। एक रिश्ता, एक बॉन्ड मुझे वहाँ पर महसूस होने लगा उस पिक्चर में। और फिर मैंने जाते हुए एक दिन रास्ते में मंदिर के पास रुककर बड़ी-सी शॉप से माँ बगलामुखी कहकर उनकी पिक्चर ली और मैं अपने घर में ले आई उस पिक्चर को। वो इतनी सुंदर थी पिक्चर, मैंने उसको अपने जहाँ पर मैं बैठकर पाठ, पूजा, दीपक जलाती थी वहाँ मैंने उसको लगा लिया। और दोस्तों, यहीं से मेरा वो टाइम शुरू हुआ जो मुझे आज यहाँ तक ले आया है। मैं जब भी फ्री हो जाती रात को, अक्सर 9:30 10 बजे के बाद मैं उस पिक्चर के सामने बैठ जाती। मुझे नहीं पता था मैं क्यों बैठती थी। मैं बस बैठ जाती वहाँ और आँखें बंद कर लेती अपनी, और मुझे नहीं पता था मुझे क्या करना है। बस मैं अपने मन में उनको याद करती, उनसे बात करने की कोशिश करती और मैं ध्यान में चली जाती, मेडिटेशन में चली जाती। और ये मेडिटेशन मेरी बहुत लंबे टाइम तक चलती। जब मेरी आँख खुलती मुझे लगता कि अब मैं कर चुकी हूँ बहुत मेडिटेशन या ध्यान या उनका पाठ, नाम जो भी, तो मैं उठकर सो जाती। और इसी तरह करते-करते एक दिन मैं पाठ करके उठी, तो मुझे ऐसा लगा कोई मेरे साथ उठा वहाँ से। और जब मैं लेटी थी कुछ सोच रही थी, तो मुझे ऐसे लगा जैसे किसी ने मेरे सर पे हाथ फेर के मुझे कहा कि अब सो जाओ, बहुत टाइम हो गया, आराम करो। मैंने उस चीज़ को महसूस किया, उस मुझे लगा किसी ने मुझे ऐसे प्यार किया, मेरे सिर को सहलाया है। और दोस्तों, मेरा बॉन्ड अब माँ बगलामुखी के साथ ऐसा बन गया कि उठते-बैठते मैं सिर्फ़ उनका नाम लेने लगी। मैंने जितने भी उसके बाद सूट सिलवाए, सब मेरे येलो कलर के थे। मैंने इतना ज़्यादा वहाँ पर येलो कलर पहना उस टाइम में कि मुझे ऐसे लगा मेरी उनसे कोई गहरी रिश्तेदारी है, कोई उनके साथ मेरा संबंध है, कोई अटूट नाता है मेरा वहाँ पर। मैं उन्हीं से सवाल जवाब करने लगी थी कि माँ मुझे रास्ता दिखाइए, मैं बहुत टाइम से भटक रही हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा, पर मुझे लगता है मुझे कहीं जाना है। मुझे किसी के पास पहुँचना है या किसी को मेरे पास आना है, मुझे बताइए वो क्या चीज़ है। तो दोस्तों, तब नंबर्स दिखने शुरू हुए, रिपीटेड नंबर, और इतने नंबर की बाढ़ आ गई मेरी लाइफ में। 111, 222, 333। जब एक नंबर दिखना शुरू होता तो 10-10 दिन तक वही नंबर मुझे रिपीट से नज़र आता। 111, 111, 111। हर जगह, घड़ी में, फ़ोन में, आते-जाते गाड़ियों में, हर जगह मुझे ये नंबर दिखता। और जब कई बार
333 शुरू हो गया तो फिर मेरी लाइफ में 1 मंथ लगातार 333 फ़ोन में हर जगह मैंने इस नंबर को देखा और फिर मुझे लगा कि मुझे इनके बारे में जानना है और मैंने इनके बारे में सर्च करनी शुरू की, इनके बारे में पढ़ा, बुक्स मंगवाई मैंने ऑनलाइन और मेरा ये सफ़र धीरे-धीरे बढ़ने लगा। और तब लास्ट में मुझे जो नंबर आकर सिर्फ़ जस्ट अटक गया ऐसा कि फिर वो नंबर दिखाई देना आज तक नहीं हटा, वो था 786। ये नंबर के साथ जो मेरा कनेक्शन था, उसने मुझे समझाया, इस नंबर ने मुझे समझाया कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ और मुझे खुद पर वर्क करना है और मैंने खुद पर वर्क शुरू किया। और जब मैंने ये चीज़ें शुरू की तो खुद ब खुद मुझे रास्ते मिलते गए, मैं जुड़ती गई ध्यान में, मेडिटेशन में, डॉक्टर न्यूटन से, डॉक्टर लक्ष्मी से, बहुत सारे मास्टर्स से, इतने सारे मास्टर्स मुझे मिल गए गाइड करने के लिए। और शायद जब मुझ पर मेरा वर्क काम करने लगा तो मुझे मैसेज मिलने लगे और जो मुझे मैसेज मिल रहे थे वो यही थे कि तुम्हें लोगों में प्यार बाँटना है। मैं अपने अंदर इतना ज़्यादा प्यार को महसूस करती हूँ, अनकंडीशनल लव। वो कोई फ़िज़िकल लव नहीं, किसी के लिए नहीं, हर किसी के लिए। मुझे कभी-कभी ऐसा लगता है मैं सबकी मदर हूँ। मुझे एज मैटर नहीं करती, मुझे कभी-कभी लोगों पर लाइक अ मदर लव आने लगता है। और इसी नंबर ने मुझे 786 नंबर ने ही मुझे ये चैनल बनाने के लिए मैसेज दिया। स्पिरिट के थ्रू, एंजल्स के थ्रू। और मैं दोस्तों वही कर रही हूँ और करती रहूँगी। और भी बहुत सी बातें हैं आपसे शेयर करूँगी कभी, अभी वीडियो बहुत लंबी हो रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। और जब तक मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आती हूँ, आप सब ध्यान में रहें, आनंद में रहें, अपनों में रहें, अपनों के साथ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। मिलती हूँ जल्दी ही। धन्यवाद।